अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड की, जहां 5 मैचेस की सीरीज थी और फाइनली पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हो गई न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 4 मैचेस जीते हैं, T20 सीरीज भी बराबर हुई है। और जिस तरह से पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर भी आई, ख्वाब वो पोजीशन जो थी वो सिर्फ 48 घंटों के लिए थी और ये बरकरार रह सकती थी अगर पाकिस्तान 5वां लास्ट वनडे जीत जाता। बट चलें कोई बात नहीं, अभी भी पाकिस्तान का 3rd नंबर बरकरार है। बड़ी अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही। बाबर आजम ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इफ्तिखार की अनवार जो इनिंग्स थी लास्ट वो बड़ी जबरदस्त रही। 94 रन का इजाफा किया। सलमान अली ने भी 57 रन बनाए, नुमाया रहे। तो अगर हम पूरी वनडे सीरीज की बात करें ओवरऑल, तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया और इसमें बाबर आजम की कप्तानी को फरामोश हरगिज नहीं करना बिल्कुल नहीं कर सकते। और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने 300 रन का टारगेट दिया शाहीनों को, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 252 रन बना सकी और तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जिस तरह से हम इफ्तिखार अहमद की बात करें तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तारीफें की जा रही हैं। क्रॉस द बॉर्डर भी मैंने कुछ ट्वीट्स ऐसी देखी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इफ्तिखार ने बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग की और एक बार फिर से अपने आप को मनवाया है। चौथे वनडे में कामयाबी मिल गई है, पाकिस्तान को मिली थी जब वो टॉप पोजीशन पर आए थे। तो न्यूजीलैंड ने दोबारा ये मैच हराकर पाकिस्तान को हमारी जो टॉप पोजीशन थी वो हमसे दोबारा से ले ली। लेकिन इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी टीम का इस वक्त एक ग्राफ जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो दोबारा से सारी अब नजरें हैं अनवार वो अब जमी हुई है, टिकी हुई है ऑन एशिया कप एंड देन वर्ल्ड कप, क्योंकि उसका जो वेन्यू है उस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। पाक इंडिया ताल्लुकात स्पेशली जो बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा भी है, उसके बाद भी अब क्या सिचुएशन होती है, काम हो गया। क्रिकेट में भी सियासत पहले से ही लाई जा रही थी, अब इस विजिट के बाद मजीद क्या होता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये मैचेस होते हैं बिटवीन 2 कंट्रीज तो आई थिंक बड़ी अच्छी क्रिकेट और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। बाबर आजम की जो फतुहात है या जो उनके बहुत लंबी फहरिस्त हमारे साथ कुछ अनवार इसमें से शेयर करते हैं। बिल्कुल, खेल के तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अनगिनत एजाजात समेटे हैं। कौमी टीम को वनडे में नंबर 1 भी बाबर ने ही अपनी कप्तानी में बनवाया, दिस द फर्स्ट टाइम। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की फातेह टीम के भी बाबर आजम अहम खिलाड़ी थे। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाने वाले वाहिद बैट्समैन भी वही करार पाए। तो जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबी है, लेकिन तो डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है, उसमें हम करेंगे। अभी हम शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। वक्त कम, मुकाबला सख्त, लड़ाई कौन जीतेगा? चीफ जस्टिस का 2 टोक ऐलान, आइन सुप्रीम। लंदन में अहम फैसले, ऊंट किस करवट बैठेगा? चीनी और अफगान वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, फिर मरकज़े निगाह। शाहीन एक बार फिर सुरखरू, रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। डिटेल्स भी होंगी इस हवाले से आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आज की तारीख से लेकर 14 मई तक अनवार सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। मुल्क की सियासत के लिए ये दिन बहुत ही अहम है। सबको इस बात का इंतजार है कि 14 मई को क्या होगा। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जो बुनियादी इंसानी हकूक है उस पर फैसला करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो आइन है वो 90 रोज में इलेक्शन का कहता है, तो उस पर अमल दरामद कराना भी यकीनी तौर पर हमारा फर्ज है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा है, आप कहते हैं हम इसको सपोर्ट करते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हूं, मेरी एक इनफरादी हैसियत है। अगर आप आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी सपोर्ट किया जाए। दूसरी जानिब अगर इमरान खान की बात करें तो मुस्तकबिल की जो वो इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं उसके तहत उन्होंने एहतजाजी सियासत भी शुरू कर दी है और बुध से नबिया जलसों का ऐलान भी कर दिया है। जो उन्होंने रैली से भी खिताब किया, उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं और काफ़ी गरजे बरसे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन इमरान खान को नाकामी का सामना करना। और फिर ये भी कहा, ये भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं जो सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं कि इमरान खान सर से पांव तक झूठे मकार आदमी है, उनका झूठ कौम के सामने आ रहा है। और लंदन में मौजूद वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। अच्छा, इस हवाले से सोशल मीडिया पे काफी खासा ट्रेंड बना रहा और ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। ये जो मुलाकात है हसन नवाज के दफ्तर में हुई, इस मुलाकात में अदलिया हुकूमत महाज राय पर गुफ्तगू की गई, जबकि तहरीक इंसाफ
के रहनुमा परवेज खटक साहब समझते हैं कि हुकूमत और PTI के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो सकते हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल सियासी जमातें आपस में दस्तों गिरेबाएं, तो ऐसे में अनवर जो चीन की तरफ से पाकिस्तान की सियासी क़यादत है उसके लिए एक अहम पैगाम सामने आया है। पैगाम तो सादा सा है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया है, जिस बात रोजाना हम भी अपने शो में करते हैं कि जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी वजह से जो मईशत है पाकिस्तान की वो डे बाय डे खराब होती जा रही है। तो सीधे लफ्जों में कहा जाए तो चीन ने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को होश के नाखुन लेने का कहा है। तो जैसे चीन हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, चीन हमेशा हमारे काम आया है, अगर चीन का ये जो इस वक्त एक सजेशन है इसको माना जाए तो जो चीन की जो पहचान है उसमें हम देखते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के मामलात पे मुदाखलत नहीं करता, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दूसरी दफा हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को पैगाम दिया। और इससे पहले 1971 में भी जो चीन के वजीर आजम थे उस वक्त के, उन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को दुश्मनों की साजिशों से न सिर्फ आगाह किया था, बल्कि उनका यह कहना था कि मसाइल जो है उनको सियासी लिहाज से ही हल किया जाए। बिल्कुल, पूरे मामले पर बात करेंगे, एनालिसिस लेंगे। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। सर थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। 14 मई की तारीख में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है। जो सियासी जमातें हैं वो मुज़ाकरात की मेज पर तो आ नहीं पाई, अब क्या होगा? जी, पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख्याल है एक बदतरीन दौर है इस लिहाज से कि हम इसे जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत में जिस तरह आईनी अक़दार को, सियासी अक़दार को एक बंदर तमाशा पाकिस्तान में इस वक्त लगा हुआ है, जिसमें हर झूठ सच साबित करने की माजी की मिसालें दे के मौजूदा सूरत हाल को जस्टिफाई करार देने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी पे इस वक्त एक दीवार चुका है, ज़हनी तौर पे आलियापन का शिकार मुआशरा है। जी, आज़म और साबिक वज़ीर आज़म अपने सियासी मुखालफिन को तो झूठा कहते हैं, लेकिन वो कानून के भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। यानी वो जो पर बड़ा मशहूर हुआ था कि जिसने जमानत दी वो वज़ीर आज़म बन गया, झूठी रिपोर्टों की बुनियाद पे जो साबिक वज़ीर आज़म मुल्क से चला गया वो 4 साल बैठा हुआ है, लेकिन जनाब वो कह रहे हैं कि बाकी लोग सारे झूठे हैं और फ्रॉड हैं। तो जब किसी क़यादत इस किस्म के हाथ में हो जो अपने लिए इसको जायज़ करार देते हैं और दूसरों के लिए हर किस्म के वो अल्फाज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होगा? तौर पे चीफ जस्टिस हवाला दिया, उन्होंने बड़ी जबरदस्त कही कि पंजाब में जो इलेक्शन था वो बिल्कुल था, वो एक चॉइस नहीं है बल्कि एक बुनियादी फर्ज है, एक ड्यूटी है तमाम लोगों की आईन पर अमलदारी की। और अगर कोई ये नहीं करता और एक डेडलाइन गुजर गई है तो अब क्या हो सकता है, आगे की बात करें। तो ये वो माइंडसेट पाकिस्तान को आज सियासी, इक्तिसादी और अखलाकी तबाही पे लाके खड़ा किया है। ठीक है इम्तियाज साहब, लेकिन आप किस तरह से समझते हैं 90 रोज में यकीनी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन आपको लगता है जो एहतजाजी सियासत का इमरान खान ऐलान कर रहे हैं उससे मजीद नुकसान भी हो सकता है? 14 मई के बाद जो भी हालात होंगे एक बार फिर से देख रहे हैं कि PTI इमरान खान सड़कों पर ही होगी? ये मुझे नहीं मालूम कि उससे वाकई वो सड़कों पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मुल्क के हुक्मरान, मुल्क के जितने जय्यद मुक़्तदर इदारे हैं वो अगर आईन और कानून का एहतराम करना छोड़ दें तो आपका क्या मतलब है कि फिर लोग उसके खिलाफ एहतजाज, उसके खिलाफ बात करना बंद कर दें? अगर ऐसा ही है तो फिर तो एक मरा हुआ माशरा है। यानी ये लोग फिर चाहते हैं हुक्मरान घराने के लोग बिल्कुल खामोश रहे। मुझे याद है 1980-81 की बात है जब इमाम खुमैनी अब नए अपनी जलावतनी ख़त्म करके ईरान वापस आए थे और हालात ज़ाहिर है ईरान के उस वक्त बड़े ख़राब थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि हमें ये लग रहा है कि आप समझते हैं कि जो हालात हैं उसमें आपकी फ़ौज आपके ख़िलाफ़ बगावत कर सकती है, मार्शल लॉ लगा सकती है। तो आज भी मुझे, हम स्टूडेंट थे, अखबार में पढ़ा वो बयान मेरे इधर फंसा हुआ है। उन्होंने कहा था वो कौमें जिंदा होती हैं वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं आया करते, हमारी कौम अभी जाग रही है। तो अल्लाह करे कि हमारी कौम भी वैसे ही जाग जाए, कोई गैरत आए और हमारे रहनुमाओं को भी कुछ हिदायत दे अल्लाह
कि ताकि चीन जैसे मुल्क को मशवरा ना देना पड़े कि इत्तेफाक राय पैदा करें। वो उनका बुनियादी मैसेज ये था कि जो आप लोगों ने बंदर तमाशा लगाया हुआ है महज अपनी अना की बरारी के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, खुदा के लिए इस बंदर तमाशे को बंद करें। इम्तियाज साहब, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी जो अपने खिताब में अभी आइन की बालादस्ती की बात की है, जो कि ज़रूरी भी है, अब अगर आइन पर अमल नहीं होता है, पार्लियामेंट भी आइनी हैसियत को मनवाना चाहता है, तो फिर क्या होगा? फिर तो जाहिर है एक इंतशार की सी कैफियत होगी ना। जिस सियासी इस्तेहकाम का जिक्र या मशवरा जी चीन ने इस्तेहकाम हासिल नहीं होगा, और वो सियासी इस्तेहकाम बुनियादी तौर पे इक्तिसादी बहाली की बुनियादी शर्त है। अब तो IMF की तरफ से भी बिल वास्ता तौर पे ये बराह रास्त पैगाम आ गया। मेरा ख्याल डॉन अखबार में 2 दिन पहले ये खबर छपी थी। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम पाकिस्तान को $1.1 अरब कर्जे की किस्त महज इसलिए नहीं दे सकते कि मौजूदा हुकूमत उसे इंतखाबात में लगा के अपनी जीत आए। तो ये तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा जिन्होंने सिर्फ अपनी शिकस्त के डर से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पे लगा रखा है। ठीक है इम्तियाज साहब, जिस तरह चीन की हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर वो जोर दे रहे हैं, तो ये पैगाम तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए ही है। क्या पाकिस्तान की सियासी क़यादत दोस्त ममालिक के इस पैगाम को समझेगी? समझना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, चीन के भी इंटरेस्ट है यहाँ पर, बार बार हम जाते हैं उनसे पैसे मांगने। ये तो देखिए, तो सियासत, हमारे सियासतदान जो हैं ये समझते बहुत खूब हैं, लेकिन आंखें उन्होंने, एक आंख उन्होंने बंद की हुई है। सिर्फ वो आंख खुली है जो जिसमें उनको इमरान खान नजर आता है, जिसमें उनको PTI के उनके बकौल खराब कारकर्दगी नजर आती है। उसके अलावा तो मुझे उनका सिर्फ महज अपना एक मफाद नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो महज तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान इक़्तिसादी सूरत हाल को उन्होंने काफी, पाकिस्तान के बल्कि आम आवाम जो 30 से 40% के दरमियान इस वक्त कीमतें बढ़ गई हैं, लोग बेचारे चिल्ला रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारी इस सियासी अदम इस्तेहकाम का, सियासी इंतशार का है। और अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने इन लोगों को इक़्तिदार में आने का मौका फराहम किया। ये अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त बने पड़े हैं, बिल्कुल 70 की दहाई जैसे हैं, तब भी बहुत पोलराइजेशन थी, इंतखाबात हुए तो मुल्क टूट गया। नहीं, अल्लाह ना करे कि मुल्क टूटे, मुल्क टूटेगा नहीं, लेकिन मुल्क को इस वक्त झटके लग रहे हैं। इसमें से उम्मीद ये करनी चाहिए कि एक बेहतर कानून पसंद, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें जो पुराने हमारे हुक्मरान घराने हैं उनका किसी तरीके से वो इररिलेवेंट हो जाए, उनका सफाया हो, और एक नया पाकिस्तान उभर के आए, नई क़यादत के साथ, नौजवान जवान उस नस्ल के साथ जो इस ख्वाहिश के साथ पाकिस्तान में रह रही है कि यहाँ भी कानून की हुक्मरानी हो, यहाँ भी मेरिट और शफाफियत का दौरा हो। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ज़ाहिर है मुल्कों में हालात बतदरीज बेहतर होते हैं। बतदरीज बेहतर होने के लिए भी आपको एक माहौल चाहिए। वो माहौल आज तक देखे ना, जो लोग गोवा मतलब हमारे खारजा गए, पता नहीं कितने दर्जन लोगों को साथ लेके चले गए, इतने अबतर मुआशी हालात में। वज़ीर आज़म साहब आज तकरीबन हफ्ता होने को है, वो बरतानवी बादशाह की ताजपोशी की तकरीब में, एक तकरीब के बहाने वो असल में अपने बड़े भाईजान से मशवरे के लिए गए हैं। और ये ही पाकिस्तान की कितनी बदकिस्मती है कि असल वज़ीर आज़म जो है वो लंदन में बैठे हैं, और ये साहब जो गए महल खाना को लेकर साथ चले गए। यानी जब तक ये लूट मार अवाम के वसाइल की खत्म नहीं होगी, जब तक इनका ये शाहाना अंदाज़ हुक्मरानी खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है इम्तियाज साहब, अभी कुछ एनालिसिस हम देख रहे हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह पहले नाहल किया गया यूसुफ रजा गिलानी को, नवाज शरीफ को नाहल किया गया, उस वक्त अदलिया एस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी थी, अदलिया के सब जानते हैं। इस बार ऐसा नहीं है, कुछ पैगामात इसी तरह के भिजवाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर शहबाज शरीफ नाहल होते हैं तो आपको क्या लगता है सूरत हाल किस तरफ जाएगी? देखिए, हमें बार बार वही एक दो सवाल ही कर रहे हैं, एक चक्कर में घूम रहे हैं। इस वक्त जो आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, क्रिटिकल किरदार उन्हीं का है। अगर वो चाहें तो कल इलेक्शन हो जाए, कल इलेक्शन की राह हमवार हो जाए, लेकिन इस वक्त कम से कम इस वक्त तक ये लग रहा है कि वो इस वक्त नहीं चाहते हैं। और ये भी जो न्यूट्रलिटी, जिस न्यूट्रलिटी का बार बार जिक्र हो रहा है, ये बड़ी मानीखेज किस्म की न्यूट्रलिटी है।
ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी जो है वो पूरे मुल्क में हालात को खराब कर दे और दूसरी पार्टी कहे कि जी हम इस तमाम मामले में। तो फिर आप इम्तियाज साहब इस इंटरफेरेंस ना होने को किस तरीके से, अगर इंटरफेरेंस होती है तो आप कह रहे हैं कि इंतखाबात तो कल ही हो सकते हैं, तो फिर सियासतदान तो अपने मसले सुलझा नहीं पा रहे, फिर बाद में इल्जामात इदारों पर, इस्टेब्लिशमेंट पर आते हैं क्योंकि वो तो अपने मामला तय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कहने को तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रलिटी है, लेकिन मैंने आपने मेरी पूरी बात पूरी नहीं होने दी है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी निज़ाम का एक अहम तरीन रुकन हो, वो हालात को ख़राब करने का जिम्मेदार भी हो और बाद में कहे कि आप लोग आपस में बैठ के तय कर लें, हम न्यूट्रल हैं। तो ये पोजीशन ना पाकिस्तान के हक में है, ना ही उन लोगों के हक में है जो इस वक्त न्यूट्रल कह रहे हैं। इन सबको मजबूर करना पड़ेगा कि आईन का एहतराम सीखें। अगर जिस मुल्क में आईन का एहतराम नहीं है, किसी एक मौके पे तो आईन का एहतराम शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, तलाल चौधरी और हमारे मरियम सफदर और मरियम औरंगजेब साहबा की ख्वाहिश के मुताबिक आईन को ढाला जाए जी। यानी आईन कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ जो मर्जी बर्ताव कर लें। अगर आपने उसका एहतराम नहीं करना, उसकी इज्जत नहीं करनी है, तो जाहिर है इस मुल्क हमारी, आपकी और आईन की फिर कोई हैसियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, सियासी सूरत हाल पर एनालिसिस शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मामलात के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी अमीर अब्बास, हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो इस वक्त एक क्योस की सिचुएशन हम मुल्क में देख रहे हैं, पोलराइजेशन देख रहे हैं, वो अनवार अपने पीक पर, जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो सके। 14 मई की तारीख भी करीब आ चुकी है और ऐसे में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी दौराए लंदन में है, वहां पर उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। इस पर भी मुखालिफीन इस पर खासी तनकीद कर रहे हैं, तनकीद की जा रही है कि वो जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनकी कॉरोनेशन के बहाने से गए हैं और नवाज शरीफ से मिलने वहाँ पर मौजूद हैं। और यही कहा जा रहा है कि क्या जो हुकूमत है इस वक्त वो महाजराई के मुताबिल हो सकती है, क्योंकि हुकूमती जो अरकान हैं वो 12 ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM एक पेज पर किसी भी सूरत नहीं आ सकते। इसी हवाले से बात करेंगे अमीर अब्बास, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अमीर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और ऐसे में अब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की, साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात, इसको भी बहाना कहा जा रहा है, मुखालिफीन बातें कर रहे हैं। क्या हुकूमत महाजराई की मुतहम्मिल है इस वक्त जो चल रहा है इस वक्त मुल्क में? हुकूमत इमरान खान से शिकस्त की मुतहम्मिल नहीं है, हुकूमत महाजराई की मुतहम्मिल है। हुकूमत इमरान खान से हार तस्लीम नहीं कर सकती किसी सूरत में, वो महाजराई तस्लीम कर सकती। हुकूमत अदालत से टकराव तस्लीम कर सकती है, लेकिन वो इमरान खान को मजीद 5 साल के लिए इक़्तिदार नहीं दे सकती। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की इहानत तस्लीम कर सकती है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने लाकर उन्हें उनके दरमियान तसादुम पैदा कर सकती है, लेकिन वो इमरान खान से शिकस्त तस्लीम नहीं है। तो कोई इतना मसला फर्ज नहीं है जिसको हमने बना दिया है। सादा सी बात है कि एक इमरान खान गैर फितरी तौर पर मकबूल हो गए, उनकी मकबूलियत नहीं थी, वो बतौर हुक्मरान इंतहाई नाकाम और गैर मकबूल हुक्मरान थे। इस हुकूमत और इस हुकूमत के जो करम फरमाए, उन्होंने जो तजुर्बा किया, उस तजुर्बे ने इमरान खान को मकबूल कर दिया। इनके अपने। जी अमीर, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, डिस्कनेक्ट हुए। अमीर अब्बास से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और ये कह रहे हैं कि जो अरकान भी इस वक्त मौजूद हैं, ये जो पॉपुलैरिटी इमरान खान को मिली है ये उनकी कमाई हुई नहीं है, ये PDM की गलतियां हैं, कोताहियां हैं, जिसकी वजह से इमरान खान मकबूल हो गए हैं। क्योंकि जब वो हुकूमत में मौजूद थे तो तब वो इतने मकबूल नहीं थे। अमीर भाई ने मैं दोबारा से ज्वाइन किया, अमीर कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, तो एक तो इन्होंने जो तजुर्बा किया वो नाकाम हो गया, दूसरा इनके अपने पास कोई प्लान नहीं था। ये इमरान खान के दौर में कहा करते थे, आपको याद होगा कि इमरान खान बहुत नाखल्फ, बहुत नाजार, बहुत नालायक है, ये मईशत को तबाह कर रहा है।
और हमें पता है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है, हम जानते हैं कि मुल्क कैसे चला जाता है। जी ठीक है, आप जानते हैं, बिस्मिल्लाह, आप आ जाए, आप आ गए, अच्छा जैसे तैसे भी आप आ गए। अब इनको 1 साल से भी 1 महीना ऊपर हुआ चला। अब मुझे आप बताएं कि हनीमून पीरियड भी 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, या 10 महीने का कर लें, अब तो 13 महीने हो गए इनको हुकूमत। कोई 1 साल ऑफ रिलीफ ये लोगों को नहीं दे सकते। महंगाई ने गुज़श्ता 62 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 62 साल का रिकॉर्ड। यानी ये कहते हैं ना कि इमरान खान ने बहुत महंगाई की थी, हाँ उसने की थी, 62 साल का रिकॉर्ड तो उसने भी नहीं तोड़ा था, वो तो आपने तोड़ा। कर्जों का बोझ जो है वो आपकी करेंसी जिस तरह डीवैल्यू हुई है, आपके कर्जों का बोझ बढ़ चुका हुआ है। जब इमरान खान आया तो जब इमरान खान गया तो डॉलर 178 पे था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई। आज डॉलर 289 से भी ऊपर चला गया हुआ है ओपन मार्केट में। इसी तरह से आपके जो लेकिन अमीर आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं जो आलमी इदारे हैं, अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात की जाए, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि कोई भी हुकूमत इस वक्त आ जाए, कोई भी लीडर इस वक्त आ जाए, जो मुआशी हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं, कोई भी अब इसको ठीक नहीं कर सकेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक और पहलू है उसका जो आप हाईलाइट कर रहे हैं कि इस वक्त कोई भी आ जाए, इमरान खान भी आ जाए, तो शायद वो इस मसले को हल नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपको एक उसूल बनाना पड़ेगा ना डेमोक्रेसी के अंदर। जो उसूल है हम नहीं बना पा रहे, वो उसूल है पूरी दुनिया में। उसूल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे इज रिस्पॉन्सिबल। हुकूमत वक्त जवाबदेह होती है अवाम के सामने हुक्मरानी के बारे में। ये सब तर्ज हुक्मरानी से जुड़ी हुई चीजें हैं ना। अगर 16 बंदे आटे की कतार में लग मर जाते हैं तो सवाल किससे करना है? ज़ियाउल हक को कब्र से निकाल के सवाल करें, अयूब खान से सवाल करें, लियाकत अली खान से सवाल करें, या इनसे सवाल करें। इसी तरह जब इमरान खान के दौर में जब गलत होता था बहुत कुछ, अगर इमरान खान के दौर में आपको याद है वो साहिवाल वाला सान्या हुआ जिसमें एक मासूम फैमिली को गाड़ी में फूट डाला, तो उसका सवाल किससे होना चाहिए था? उस जमाने में नवाज शरीफ से होना चाहिए था या जरदारी से होना चाहिए था? नहीं, इमरान खान से होना चाहिए था, और हमने इमरान खान से सवाल किया। सो आपको एक फार्मूला बनाना पड़ेगा कि जो हुक्मरान है अगर अच्छा तो इस वक्त जो देखिए अमीर जो लड़ाई इस वक्त हम देख रहे हैं वो सियासी जमातें इस वक्त अपने आप को बचा रही हैं, मुल्क को बचाने की तो कोशिश दोनों साइड से फिर अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं ही हो रही है। अच्छा बताइएगा, नून लीग की सियासत को आप इस वक्त किस तरह से देखते हैं? अगर इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो भी जाते हैं, जिसमें कुछ ज्यादा वक्त अब बाकी नहीं रह गया है, तो आने वाले इलेक्शन में आपको नून लीग की पोजीशन कितनी मुस्तहकम दिखाई दे रही है? देखिए इस वक्त ज्यादा काम हो रहा है बिलावल साहब के ऊपर, और बहुत सारा तरफ से काम हो रहा है, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने बड़ी कमाल शतरंज की साथ बचाई। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल सियासी तौर पे एलिनिएट कर। जी अमीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो कमेंट्स थे वो हम सुन रहे थे, और उनका यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है। जो फैसले किए जा रहे हैं पीडीएम जमातों की जानिब से, मुस्लिम लीग नून उसका बोझ नहीं उठा पा रही। अमीर अब्बास ने एक बार फिर से ज्वाइन किया। अमीर भाई कंटिन्यू कीजिएगा। जी जरदारी साहब देखिए, उनके पास सिंध है मुसलसल 2008 से, और 15 साल हो चुके हैं सिंध में उनकी हुक्मरानी के, अनइंटरप्टेड एग्जीक्यूटिव 15 साल, 3 टेन्योर गुजारे उन्होंने। इसी तरह अगर अभी इलेक्शन होता है 23 में हो, 24 में हो, जब भी हो, सिंध में पीपल्स पार्टी कम बैक कर सकती है। बल्कि वो इससे ज्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो साउथ पंजाब से कुछ और नशिस्तें हासिल करें। जी अमीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमीर अब्बास से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से कहा यही जा रहा है कि एक अजीब बात यह है कि जब चीनी सदर ने आना था तो इमरान खान धरना लगाकर बैठ गए थे। उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही लगा कि उनके दौरे हुकूमत में सी पैक पर इतना काम नहीं हो सका। और अभी भी कुछ इत्तलात ऐसी मौसूल हो रही हैं कि जो एहतजाजी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है तो चीनी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। अमीर भाई सुन पा रहे हैं तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा। जी मैं इसको मुकम्मल करूं। देखिए पीएमएलएन को सबसे ज्यादा सियासी नुकसान हुआ है। आसिफ जरदारी साहब को सियासी फायदा हुआ है, इमरान खान को तो बहरहाल सियासी फायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पीएमएलएन का हुआ है। पीएमएलएन को केपीके में कुछ नहीं मिलेगा,
पीएमएलएन को बलूचिस्तान में कुछ नहीं मिलेगा, पीएमएलएन को सिंध में यानी हुकूमत की सूरत में बात कर रहा हूं, और पीएमएलएन को पंजाब की हुकूमत भी नहीं मिलेगी। जब कोई हुकूमत नहीं मिलेगी तो जाहिर बात है मरकजी हुकूमत भी पीएमएलएन को नहीं मिल सकती है। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरह आगे आ सकते हैं कि एक तो वो अपनी पूरी जो सियासी जोड़ तोड़ के जरिए से वो अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा वो एक अलायंस पर मबनी हुकूमत बना सकते हैं 2008 की तरह जैसे उन्होंने बनाई थी, जिसमें ANP उनके साथ थी, जिसमें उनके साथ थे, जिसमें MK उनके जी। ठीक है मीर, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात की, इस पर डिटेल में भी बात करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब तमाम नजरें हैं 14 मई को, और देखना यह है कि क्या मुनासिब हुक्म जारी किया जाता है अदालत की जानिब से, क्योंकि अदालत बारहा ये कह चुकी है कि जो आईन और कानून है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अगर अमल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुनासिब तरीन हुक्म है वो क्या हो सकता है? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि ऐसी सूरत हाल बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सिवाय इसके कि वो उसको पे हुक्म पे अमल दरामद कराए। उसकी वजह यह है कि अगर वो अमल दरामद नहीं करवाते तो उसके नतीजे में तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रेट खत्म हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट की रेट का खत्म होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान बेआईन मुल्क बन जाएगा। तो इसलिए अब उनके पास ऑप्शन यही है कि वो जो कंटेमनर है जिन्होंने 14 मई के हुक्म को की अधूरी की है और पूरा नहीं किया और जिसमें पैसे नहीं दिए, वो मुतलका यानी लोग जो है उनको चीफ एग्जीक्यूटिव को और उनकी कैबिनेट को तलब करें और तलब करके उनको शो का नोटिस दें और उसके बाद उन्हें सजा दें। इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अच्छा आरिफ साहब, चीफ जस्टिस ने जब खिताब किया तो उन्होंने आइन के बालादस्त होने की बात की है और फिर गवर्नमेंट को भी ये मैसेज दिया है कि 90 रोज की हिदायत पर अमल करना आपका काम है। तो ये पार्लियामेंट में हुई तकरीरों का जवाब है? तकरीरों का नहीं, पार्लियामेंट में तकरीरों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। और अब तक मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो और जजेस अब बड़े हौसले के साथ चल रहे हैं। उन्होंने मामले को साइड लाइन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोशिश जो कंटेमनर है उनकी ये है कि ये मामला उस तरफ चल निकले तो इन्हें अदालत की तरफ चल निकले और शोर गौगा हो और ओरिजिनल जो काम है इलेक्शन कराने का उसके बारे में बात जो है वो खत्म हो जाए। तो इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने यही रवैया इख्तियार किया है कि बड़े हौसले के साथ उन्होंने वो सारी बातें सुनी है। और असल में बात अब मामला ये कोई उन तकरीरों का तो एक तरफ है, असल बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म जो है उस पर अमल दरामद ना होना जो है ये सीधी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा क्या करेगी? कोई भी अदालत जब उसका हुक्म नहीं माना जाता, और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो अल्टीमेट यानी अदालत है उसके पास तो आगे कोई अदालत नहीं है। सिर्फ किसी की मर्जी पे तो छोड़ा नहीं जा सकता कि वो अपने आप को कहें कि जी हमारी पार्लियामेंट जो है उसने हमें कहा है कि जी आपने हुक्म नहीं मानना। पार्लियामेंट के पास अगर इस तरह का कोई इख्तियार होता तो और बात थी। पार्लियामेंट के पास इस तरह लेकिन आरिफ साहब, फिर आप क्या समझते हैं, तौहीन अदालत का अगर हुक्म भी जारी कर दिया जाता है और पार्लियामेंट उसको हुक्म को नहीं मानती, क्योंकि पार्लियामेंट अब ये कह रही है कि हम सुप्रीम है, हम आइन कानून बनाएंगे। नहीं, पार्लियामेंट का हुक्म ना मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। उसकी वजह यह है कि जिसको वो कह देगी कि आप यू आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसके बाद वो कहाँ रहेगा? और ये जो इनके ज़हन में भूल है ना, अभी तक देखे ज्यादातर वो ये समझ रहे हैं कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट की शय है और अगर हम हुक्म पे अमल दरामद नहीं भी करेंगे तो उसके बाद हमें कोई पूछेगा नहीं। ये माजी की भी मिसालें दी जा रही हैं कि परवेज मुशर्रफ ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया था फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उसको रिवर्स किया, तो यही बात की जा रही है कि दोबारा से ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। देखिए, ऑर्डिनेंस की तो अब इनके पास गुंजाइश इसलिए नहीं कि सदर ममलकत जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यानी अगर परवेज मुशर्रफ होते सदर तो फिर तो ऑर्डिनेंस हो सकता था, लेकिन इस वक्त परवेज मुशर्रफ नहीं है, इस वक्त आरिफ अलवी है, इसलिए ये ऑप्शन इनके पास ऑर्डिनेंस की बिल्कुल नहीं है। लेकिन आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं है अदलिया के? अगर हम माजी की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया, एस्टेब्लिशमेंट तब पीछे थी अदलिया के। मैं आपको एक करूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उस वक्त तक बिल्कुल वो कोई तासुर नहीं देंगे
लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया तो उसके बाद वो पाबंद है, क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट हुक्म पे अमल दरामद नहीं करती तो उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान जो है टोटली आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की कोई मुल्क जो है वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा, इसके साथ डील नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में खुद हमारा बजट, हमारी आमद बाहर से आने वाले कर्जे, इमदादें, सब चीज जो है वो खत्म रुक जाएगी। अब आरिफ साहब एक तासर गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की भी जानिब से बड़ा क्लियर कट दिया गया कि जो अदलिया है वो मौजूदा हुकूमत के साथ डिफरेंटली ट्रीट करती है, इमरान खान के साथ डिफरेंटली ट्रीट करती है, लाडला भी कहा जाता है मुख्तलिफ जगह पर उनको। तो अगर वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ नाअहल हो जाते हैं तो फिर वो तमाम बातें सच पर होंगी? मैं आपको एक अर्ज करूं, ये सारी बातें जो है सिर्फ उस चीज से बचने की है कि इलेक्शन ना करवाने पड़े। सियासी बयानात आप कह रहे हैं? क्या उसकी वजह ये कि लाडले वाली बात तो सबके सामने है कि अगर फिर कौन लाडला था उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने जाके कासिम सूरी को हटाया, कासिम सूरी को रूलिंग जो थी उसको सेटिस्फाइड किया, और उसके बाद यानी ये इख्तिदार में आए ही इसी बेंच के फैसले की वजह से है। और ये कहना, आप देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि किसी शख्स को भी जब मौत नजर आ रही हो तो ये इसे सियासी मौत समझते हैं, हालांकि मेरे नजदीक ये कोई सियासी मौत नहीं थी। उसकी वजह यह है कि क्या कर लेता है इमरान खान अगर इलेक्शन में जीत भी जाए तो उससे क्या कियामत आ जाएगी। पहले बेनजीर नहीं जीती थी, एस्टेब्लिशमेंट के पास सारे वो जराए मौजूद हैं, सारे वसाइल वो मौजूद हैं कि जिसके बाद वो बेअसर करके रख देते हैं हुक्मरानों को। तो ये तरीकेकार जो है ये बिल्कुल नामुनासिब तरीकेकार है, और यानी सिर्फ ये देख के कि अब चूंकि भूख और नंग इस हद तक बढ़ गया, इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं कर रहा है। फर्ज करो ये अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं भी दरमियान में आती और नतीजा क्या होगा, जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती तो पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा। अब पूरा मुल्क जो है अगर रिवॉल्ट करता है तो उससे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहाँ ठहरती है, और ये उस इनकलाब की तरफ मैं समझता हूं। बहुत शुक्रिया माहिर कानून आरिफ चौधरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और अगर हम देखें तो इमरान खान के हवाले से अच्छी शोहरत नहीं रखते। अगर हम हुकूमत की बात करें, पीडीएम की बात करें, तो इस वक्त आईन और कानून को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की, जो कि भारत में मुनक्किद हुआ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमती फैसले के मुताबिक वहां पर पहुंचे, उन्होंने इसमें शिरकत की और सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से भी उनकी जो राय सामने आई, उन्होंने इस दौरे को दुरुस्त साबित करार दिया। बिलावल भुट्टो की अच्छी कारकर्दगी को उन्होंने सराहा भी है। और भारत के सिवा तंजीम के जो तमाम रुकन ममालिक थे उनके वज़ीर खारजा से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकातें की हैं और इस मौके को न सिर्फ पाकिस्तान के सफारतकारी के लिए बखूबी इस्तेमाल किया, बल्कि कश्मीर पर मोदी हुकूमत की धांधली और हट धर्मी पर मबनी इक़दामात को हक़ाइक़ की रोशनी में खुद भारत की सरजमीन पर मुस्तरद करके गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर का जो पाकिस्तानी उसूली मौक़िफ़ में कमज़ोरी थी, कमी थी, उसके तासुर का भी कामयाबी से इज़ाला किया है। बिल्कुल। और कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान कश्मीर से मुतल्लिक अपने बरहक और जायज़ मौक़िफ़ पर पूरी तरह से कायम है और आइंदा भी ये मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो भारतीय ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर में G20 इजलास पर दिए गए बयान पर दफ्तर ख़ारजा है, उन्होंने भी वज़ाहती बयान जारी किया है, सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि झूठा बयान मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बयानिए से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पूरे इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी मौजूद होंगे, उनसे भी डिटेल में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अहम बात यह है, अहम मामला ये है कि वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर पर बात की। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत उन्होंने जो है मसला कश्मीर को हल करने का उन्होंने जोर डाला। और जो दूसरी जानिब अनवार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, उन्होंने चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात की और सी पैक की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और पाकिस्तान चीन दोस्ती के अज़्म का अदा भी किया है। और साथ ही साथ का मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ मुलाकात भी हुई है, जिसमें आर्मी चीफ ने यह अज़्म जाहिर किया है कि जो दहशत गर्दी है उसके मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए अफगान हुकूमत की हिमायत और अज़्म को ज़रूरी करार दिया है।
अफगानिस्तान भी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है, उसके लिए अफगानिस्तान के जो 9.5 अरब डॉलर के असासे हैं वो बहाल होना ज़रूरी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी एक बार फिर से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे इस पर मेजबान के ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज सीनियर तजियाकार हैं, उनसे मसले रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे ज़रूरी बात यह थी कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत हो सके। वज़ीर ख़ारजा ने भारत की सरजमीन पर कश्मीर के हवाले से मजबूत बयान दिया, अपना एक स्टांस सामने रखा। समझौता एक्सप्रेस की उन्होंने बात की, कुलभूषण यादव के हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात की है। क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये एक दौरा बहुत अहम था, लोग अननेसेसरीली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। He has not gone there to meet फॉरेन मिनिस्टर को या इंडियन नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को। वो SCO की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गए थे, जो एक मल्टीलेटरल मीटिंग थी, और ये अटेंड करना बहुत ज़रूरी भी था, इसलिए कि वहाँ जाके एक एजेंडा बना था फॉरेन मिनिस्टर का, और बाद में जुलाई में हेड ऑफ स्टेट SCO के होंगे, और अगर पाकिस्तान आ जाता तो फिर वहाँ भी उनको इन्वाइट नहीं किया जाना चाहिए। और इंडिया की पूरी कोशिश थी कि इसको आइसोलेट पाकिस्तान को कर दें जी, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम, और आइसोलेट कर दें, पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से दूर हो जाए, इसलिए इसको करना पड़ा, और ये बहुत ज़रूरी भी था जी। और उसके बाद वहाँ बड़े मौसर अंदाज में उन्होंने कश्मीर का मसला बयान किया, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो इंडिया कश्मीर में कर रहा है वो गलत है। फिर उसके बाद उन्होंने वो भी बात की कि समझौता एक्सप्रेस की, फिर कुलभूषण यादव की, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया तमाम डिप्लोमेटिक जो आदाब थे उनको भूल गया, और जयशंकर ने जिस बुरे तरीके से बिहेवियर किया, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ने इसको नोटिस लिया है कि एक कॉम्प्लेक्स इंसान, 35 साल का तुम्हारा तजर्बा है, और आप एक पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर को ट्रीट कर रहे हो, हाथ नहीं मिला रहे हो। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? यू प्रूव कि आप लोगों में कोई नॉर्म नहीं है, कर्सी नहीं है, डिप्लोमेटिक आदाब नहीं है। दैट इज व्हाट दे प्रूव। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप बिलावल भुट्टो जरदारी की मूव को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने केस को रिप्रेजेंट किया? ये बात तो तय थी कि भारत इस अमल को मुतनाज़ बनाएगा, क्योंकि बीजेपी हुकूमत की हमेशा से पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की नौबत ही ना आए। अब ये जो रवैये की आप जिक्र कर रहे हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से, पूरी दुनिया ने तो नोटिस किया ये, लेकिन क्या इसके बाद मजीद डेडलॉक कायम हो गया है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का डेडलॉक है। पाकिस्तान की बड़ी क्लियर कंडीशन है कि आप अगर 370 और 35A को वापस लेते हो तो फिर पाकिस्तान इंडिया के हर किसी के मुज़ाकरात लेते आ रहे हैं, बट कश्मीर है तो भी मेन इश्यूज पे ना, जो हमारा एग्जिस्ट होता है यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर है। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वहाँ पर तैनात है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। दिस वीक के वो उनका मुतनाज़ा एक इलाका है, इलीगली इंडियन हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर। ये तो आप कहेंगे, आप हमेशा कहते रहे ये बायलैटरल इशू है या ये शिमला मुआहदा का तो होगा, लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर खुद 1948 में भागता हुआ यूनाइटेड नेशन गया था, खुदा के लिए हमें बचाओ, हम खुद खाके खुद आते देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को रोकेंगे वो इस पर कब्जा ना करे। जब आपने सब कुछ किया तो हाउ कैन यू डू यूनिलैटरली? बड़े मजे से आपने कब्जा कर लिए, फिर आप G20 कॉन्फ्रेंस वहाँ लेके जा रहे हैं, दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीरी बड़े खुश हैं, जबकि जो जुल्म बर्बरीत आपने कश्मीरी औरतों बच्चों मोडर पे किया हुआ है, उनके कारोबार तैयार कर दिए, यंग लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है, और आप ये शो करेंगे। इसलिए इस वक्त इंडिया फंस चुका है। G20 को आप बंद में नहीं कर सकता, जाएंगे तो वहाँ कई ममालिक नहीं आएंगे। तो ये अब बात नहीं की कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस चाहिए कि बहुत मौसर अंदाज में डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में G20 ममालिक को बताएंगे डिस्प्यूट टेरिटरी है, यहाँ आपके जाने का मतलब है कि आप इंडिया के चांस को एक्सेप्ट करें विच इज अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, भारत में भारतीय मीडिया हमने देखा और हुकूमत जो थी वो बिलावल के इस दौरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए एक पेज पर हमें दिखाई दिए, लेकिन अफसोस की बात यह भी नजर आई कि पाकिस्तान में भी ये तासुर दिया जाता रहा कि बिलावल को तजर्बा नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान मीडिया पर बिलावल भुट्टो की भी पूरी हिमायत की जरूरत थी, जो कि यकीनी तौर पर करनी चाहिए थी। बिलावल ने क्या जाते हुए सियासी जमातों के सरबराहान से इससे मुतल्लिक बातचीत की थी, आपको लगता है करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में देखें, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। जब हुकूमत बनती है, अवाम एक हुकूमत को बनाते हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर्स, तो फिर उनके पास कोई मैंडेट होता है। हाँ, ये जरूरी है उससे कि पुराने जो डिप्लोमेट हैं, जो पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, तजर्बाकार लोग, इवन टू एक्सटेंड शाह महमूद कुरैशी जो पुराने रहे, ऐसे लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी, उनके व्यूज लेने चाहिए थे कि मैंने कैसे बात करनी है, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र कैसे बताना है,
और मुझे किस तरह के डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी चाहिए, वो जरूर बात करनी चाहिए थी। बट सेकंड एक बात है कि अब वो क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए हैं, जैसे उनका मीडिया शोर मचा रहा है, इस तरह हमारे मीडिया को बिल्कुल एक जख्त बनाना चाहिए। वी मस्ट सपोर्ट आवर फॉरेन मिनिस्टर एज लॉन्ग एज ही वाज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान को फॉरेन मिनिस्टर गए थे वहाँ पर। इससे इस पे कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए और वी शुड बी वेरी क्लियर और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड होना चाहिए। He went there, he went not to meet Indian, he went to participate in HCO। नंबर उनका नजर बिल्कुल ठीक था, कश्मीर इज अ कॉज, और उसके ऊपर उनका नजर बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है, पहले भारत ने सार्क को बेअसर किया। भारत इस वक्त चीन के खिलाफ अमेरिका का अच्छा इत्तेहादी भी है, फिर SCO के प्लेटफॉर्म को भी भारत ने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। जी ब्रिगेडियर साहब, आप सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे सवाल दोहराना चाहूंगी। जी, मैं सवाल आपसे मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इंडिया ने सार्क को बेअसर किया है और इस वक्त भी इंडिया चाइना के खिलाफ अमेरिका का अच्छा इत्तेहादी है और SCO जो प्लेटफॉर्म है उसका भी भारत ने गलत इस्तेमाल किया, आप समझते हैं? बिल्कुल, ये हमेशा से ये हर जगह पर पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर आता है इंडिया। बात ये कि अमेरिका इसको प्रॉक्सी यूज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, CPEC के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, साउथ चाइना सी में ये चीज़ें हैं। और ये बहुत बड़ा फोरम है जिसमें 4 ईस्ट सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, फिर रशिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं। पाकिस्तान और इंडिया, ईरान भी इसमें शामिल हो। तो ये एक बहुत अच्छा फोरम है इस रीजन के लिए। और इस रीजन में सबसे बड़ी बात है कि चाइना चाहता है कि CPEC बने, हम चाहते हैं अफगानिस्तान में पीस हो। अफगानिस्तान में पीस होगा तो फिर पाकिस्तान में पीस होगा, फिर CPEC मंसूबा कामयाब हो जाएगा। इसके साथ रशिया चाहता है, सेंट्रल एशिया चाहते हैं, इनके पास कोई रूट नहीं है अफगानिस्तान ये समुंदर का। अगर गवादर बन जाता है तो देखिए कितना बड़ा ट्रेड रूट बनेगा। यहाँ से आप सेंट्रल एशिया, इसके बाद आप मिडल ईस्ट चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, सब जगह पर आपकी ये सामान जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जंप है, नॉट ओनली हमारे लिए, ये अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, चाइना के लिए और रशिया के लिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, चीन के वजीर खारजा भारत से पाकिस्तान आए, जहां पर अफगान वजीर खारजा भी मौजूद थे। आपको क्या लगता है कितनी अहम मूव है ये? चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अपनी भरपूर मदद का यकीन भी दिलवाया है, साथ ही साथ जो सियासी जमातें हैं उनको भी एक मैसेज कन्वे किया गया है कि जो मुस्तहकम हो पाकिस्तान में सियासत। पहले देखें, ये एक विजिट कॉन्टिन्यूशन है जो चीफ आर्मी स्टाफ चाइना गए थे, बहुत ही अच्छा वो विजिट हुआ है, वहाँ बहुत ब्रेक थ्रू हुआ है। चाइना डिसाइडेड कि आप गवादर का एयरपोर्ट भी बनाएंगे, उसके बाद वो चाहते हैं कि एक रेलवे लाइन काशगर से लेके गवादर तक बनाई जाए ताकि उसमें सारा सामान जा सके। ये बहुत बड़ा, इससे आप ये देखेंगे दरमियान में जहाँ इकोनॉमिक फ्री जोन बनेंगे कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए होगी, कितनी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो उसके बाद यहाँ से जब ऑयल आता है, पाइपलाइन बिछेगी, तो आप देखें कि मिडिल ईस्ट का ऑयल जो 60% चाइना इंपोर्ट करता है, यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू काशगर चला जाएगा और ये सारा सामान 7 से 8 दिन का टोटल ट्रेड रूट है सिक्योर। उधर से 3 महीने लगते हैं और उसमें दरमियान में रास्ते बहुत है जहाँ पर वो इनसिक्योर रूट नहीं है। तो चाइना ने बड़ा सोच समझ के इकोनॉमिक मूव है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। हमें हर हालत में इसको कंप्लीट करना है। द ओनली थिंग इज कि अफगानिस्तान में अमन के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना की बड़ी अच्छी मीटिंग रही है, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने चाइना को कहा होगा कि अफगानिस्तान में अपनी रेट कायम करें और फिर ये भी उन्होंने कहा कि उनका डीप फ्रीज जो पैसा है वो भी वापस करें, फ्रोजन पैसा जो है, ताकि इकोनॉमिक वायबिलिटी होगी तो रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम होगी तो फिर वहाँ पर अमन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और मामला आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। आर्मी चीफ ने CPEC पर हिमायत की अफगान वज़ीर ख़ारजा से दहशतगर्दी के जो मुश्तरका चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश, उसके खिलाफ मदद तलब की है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा, देखें वो पहले ही सपोर्ट करना चाह रहे हैं। वो आपको रेलवे लाइन भी दे रहे हैं इस पंजाब से लेके कराची तक, उसके बाद वो काशगर से लेके रेलवे लाइन जो है वो गवादर में बिछाना चाह रहे हैं, वो एयरपोर्ट गवादर का बनाना चाह रहे हैं। दे आर कंसर्न, उनके लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक वे आउट है क्योंकि ये सिक्योर रूट है, 7 दिन में पहुंच जाता है और यहाँ से फिर उसके बाद पूरा मिडल ईस्ट और उसके बाद अफ्रीका में उनका सामान जा सकता है। तो ये उनके लिए भी लाइफ टाइम, और इसलिए वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ताकि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो फिर उनको वहाँ पर पैसा भी मिलेगा अफगान हुकूमत को। जब पैसा होगा तो इकोनॉमिक वायबिलिटी होगी, उससे वहाँ रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम होगी। फिर उनको उनको एक चाहिए कि हर हालत में TTP को, दाइश को और अलकायदा को कंट्रोल करें, क्योंकि ये इनको कंट्रोल करेंगे तो फिर पाकिस्तान में अमन होगा
और पाकिस्तान में अमन होगा तो बलूचिस्तान में अमन होगा, क्योंकि BLA, BLF, अब बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट है, वो सारों को फंडिंग, ये चीज़ें जो मिलनी बंद हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये जो 1% लोग हैं ये भी नीचे पहाड़ों से उतर आएंगे। और फिर अब पुरमन अफगान, ये बलूचिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान का CPEC मनसूबा कामयाब होगा और पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की की नई राहों पर चल पड़ेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी भारत में मौजूद थे, जयशंकर ने जिस तरह के अल्फाज अलकाबात पाकिस्तान के लिए और वजीर खारजा, हमारे वजीर खारजा के लिए इस्तेमाल किए, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं थे। अब कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर इस हवाले से भी बात की जाए, अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया जाए? पाकिस्तान को जो बात करते हैं बॉम्बे की, पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया ने बॉम्बे का डोजियर नहीं दिया, कोई एक्शनेबल एविडेंस नहीं दी है, पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमें ये G20 ममालिक में हमारे फॉरेन ऑफिस को अच्छे सेनेटर की टीम बना के भेजें, बताएं कि उनके जम्मू कश्मीर में आने से क्या नुकसान होगा, दुनिया को क्या गलत मैसेज आएगा। प्लस हमें डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में दोबारा डोजियर बनाना है कि इंडिया पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी कर रहा है, कैसे इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये एक न्यूक्लियर मुल्क है। अगर हम रशिया और चाइना को बताएंगे कि ये इस खिते में इंडिया आग से खेल रहा है, इससे इसके पूरे फॉलोआउट रीजन में क्या हो सकते हैं, उसके बाद के इसके फॉलोअर दुनिया में क्या हो सकते हैं, अगर हम ये इनको बताएंगे तो फिर इसके बड़े पॉजिटिव असरात होंगे और इससे इंडिया पे प्रेशर भी आएगा कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म बंद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में हमने क्रिकेट के हवाले से शेयर किया था, और पाकिस्तान जो है वो 5वां मैच नाज़रीन अपने नाम ना कर सका, लेकिन 4-1 से पाकिस्तान को जीत हुई है और पाकिस्तान वर्ल्ड सीरीज अपने नाम उसने कर ली है। बाबर आजम की और दीगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है, बल्कि बाबर के जो स्टैट्स हैं वो भी हमने इनिशियली आपके साथ शेयर किए। तो बहुत सारी बातें हैं जो यकीनन हम एक्सपर्ट से भी आज जानेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अनफॉर्चुनेटली आखिरी मैच नहीं जीत सके, टॉप पोजीशन जो है वो बरकरार नहीं रख सके। सिर्फ 48 घंटे के लिए जो पाकिस्तानी टीम है वो नंबर 1 रैंकिंग पर रही। क्या कहेंगे? देखिए अनवर साहब, अफसोसनाक चीज है, अफसोसनाक इस तरह के, ये न्यूजीलैंड की वो टीम नहीं थी जिससे हमें एक मैच हारना चाहिए था, क्योंकि ये तो उनकी कमजोर टीम थी, उनके 9 प्लेयर आए नहीं थे। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हमने जब नंबर 1 पोजीशन चौथा मैच जीतकर हासिल की तो उसके बाद हमने जिस तरह शादियाने बजाए, खुशियां मनाई, ज़ाहिर सेलिब्रेट करने वाली चीज तो थी, लेकिन फिर हमें इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना चाहिए था। लेकिन जब आप 300 रन चेस कर रहे हो और आपके टॉप 4 बैट्समैन जो हैं वो 66 रन पर आउट हो जाएं, तो उसके बाद मेरे ख्याल में 300 रन चेज होते नहीं। अगर आप जो हमने 337 रन बनाकर पिंडी का मैच जीता था, उसमें आप देखें कि 180 रन फखर जमान ने बनाए थे, फिर नीचे मोहम्मद रिजवान ने 50 रन बनाए थे, बाबर आजम ने 50 रन बनाए थे। तो मेरे ख्याल में बेसिकली हमारी बैटिंग का फेलियर था, जिसकी वजह से हमें ये मुंह देखना पड़े। वरना मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करना चाहिए था, 5-0 से ये वनडे सीरीज जीतना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, ये जो कौमी टीम के नायब कप्तान है शादाब खान, उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। बड़े आगे 2 मार्के आने वाले हैं, उन्हीं का हम तस्करा कर रहे थे कि वर्ल्ड कप और एशिया कप जो है, अब ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, दुनियाई क्रिकेट के लिए। तो शादाब खान कह रहे हैं कि वनडे की जो नंबर 1 रैंकिंग है वो छिन जाने का कोई अफसोस तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। देखिए ये बात ठीक है कि वर्ल्ड कप के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन शादाब खान को तो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। कल उन्होंने 9 रन में 67 रन दिए और 14 रन पर खुद आउट हो गए। उनकी अपनी परफॉर्मेंस में तसल्सल नहीं है। पाकिस्तान के वाइट बॉल के वाइस कप्तान हैं। फिर जो उसामा मीर यंग प्लेयर है, चौथे मैच में उसने 4 आउट किए। कल भी उसने 54 या 56 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन शादाब खान को इस
स्टेज पर बयानबाजी के अगर अपनी परफॉर्मेंस पर वो ज्यादा फोकस कर ले तो बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए एक और चैलेंज कल जो सामने आया वो शादाब से भी बढ़कर इमामुल हक की वो ट्वीट थी जब उनको टीम से ड्रॉप किया गया और उन्होंने जिस तरह इशारों कनायों में क्रिटिसाइज किया है उस फैसले को, तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट की और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी है इमामुल हक के उस बयान से चैलेंज हुई है क्रिकेट बोर्ड को। अगर ये आप इसको एज एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये जो हुआ उसको एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं या किसी पॉलिटिक्स का शिकार आपको लगता है कि पूरा मामला हुआ? नहीं, देखें, जब आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, रोटेशन पॉलिसी, आप देखें ना, कल के मैच में न्यूजीलैंड ने अपने उस प्लेयर को डेरिल मिचेल को ड्रॉप किया या रेस्ट दिया जिन्होंने पहले 2 मैचों में 2 सेंचुरियां बनाई थी। तो इमामुल हक के साथ भी वही हुआ कि उन्होंने 90 रन जरूर किए, लेकिन इमामुल हक को भी टीम मैनेजमेंट ने इसलिए रेस्ट दिया कि वो शान मसूद को ट्राई करना चाहते थे कि शान मसूद को भी देख लें वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन अगर एक फैसले पर एक प्लेयर ठीक है इस चीज को वो डिस्कस कर सकते थे, कोचेस के साथ, कप्तान के साथ ये बात कर सकते थे, लेकिन पब्लिकली सोशल मीडिया पे जाकर देखिए, सोशल मीडिया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ड्यूरिंग सीरीज तो सोशल मीडिया पर वैसे ही प्लेयर्स पर पाबंदी है, लेकिन अब प्लेयर्स भी पीसीबी के काबू में नहीं है। लेकिन बहरहाल पीसीबी की अथॉरिटी चैलेंज हुई है। अगर इस तरह लड़कों को कमजोर नहीं किया तो आज इमामुल हक बयान दे रहे हैं, कल कोई और बयान देकर। बट साहब, इससे पहले हमने देखा मोहम्मद रिजवान भी अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। जिस नंबर पर वो आके खेल रहे थे वो 4थे या 5वें नंबर पर नहीं खेलना चाह रहे। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी जो टीम का फैसला है, कैप्टन कहेगा, कोच कहेंगे, उसी पर अमल करेंगे, लेकिन कंसर्न सामने अपना जरूर रख रहे हैं। और मीडिया में आके कंसर्न क्यों रखे जा रहे हैं? देखिए अनवर साहब, ये गलत चीज है कि अगर आप भी कई बार अपने ऑफिस में या अपने जो टीम है उससे नाराज हो जाते हैं, तो ये नहीं कि आप माइक के सामने अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं जी। तो क्रिकेट तो ऐसा खेल है जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम का फोकस होता है। तो मोहम्मद रिजवान ने भी गलत किया था। अच्छा, फिर जब मोहम्मद रिजवान को 4थे और 5वें मैच में 4थे नंबर पर भेजा गया, दोनों मैचों में भी स्कोर नहीं कर सके। मेरे ख्याल में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, बजाय ये कि अगर प्लेयर बोलेगा तो वो एक अच्छे टेस्ट पे नहीं जाएगी इस किस्म की बातें। अच्छा भट्टी साहब, कल के मैच में हमने देखा इफ्तिखार अहमद ने अच्छा परफॉर्म किया, 94 रन का इजाफा किया। उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि मैच अपनी गलतियों की वजह से, गलत बॉलिंग की वजह से हम मैच हार गए, जीत सकते थे। बात तो इफ्तिखार कर रहे हैं, लेकिन नबिया बहुत ज्यादा प्लेयर्स का मीडिया पर एक्सपोजर देना ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। इससे भी देखें, आप इस बात से एग्री करते हैं कि बॉलिंग में थोड़ी सी गलती हुई, कोताही हुई, थोड़ा सा बॉलिंग अटैक जो है वो मजीद बेहतर हो सकता था, कल का मैच जीता जा सकता था? देखिए 300 रन इस पिच पर चेज तो होते थे, लेकिन चेज उसी सूरत में होते कि हमारे जो टॉप 4 थे उसमें एटलीस्ट 1-2 प्लेयर तो बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। आप देखें कि 66 रन पर हमारे दोनों ओपनर्स आउट हो गए, जिनमें फखर जमान भी थे जिनकी 2 सेंचुरियां थी, बाबर आजम जो सवा मैच खेल रहे थे वो भी आउट हो गए, मोहम्मद रिजवान भी आउट। तो उसके बाद से मैच आना तो इफ्तिखार बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे प्लेयर्स जितने ज्यादा मीडिया इंटरव्यू देते हैं, आप दुनिया की कोई टीम देख लें, किसी टीम में इतने इंटरव्यूज आपको सुनने को मिलते हैं। इवन इस वक्त इंडिया इतनी बड़ी लीग चल रही है, वहां भी प्लेयर्स के बार बार मीडिया में इंटरव्यूज नहीं आते। न्यूजीलैंड की टीम आज सुबह वतन वापस चली गई कराची से, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी एक आध आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। हर प्लेयर अगर अपना मुद्दा बयान करेगा तो फिर देखें, फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी। मीडिया को तो हर वक्त कहानियां चाहिए होती हैं, तो प्लेयर्स को कहानियां देने में, हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट हो ना हो खबरें देने में, हेडलाइन में रहने के लिए वैसी शोहरत रखते हैं। ठीक है भट्टी साहब, कुछ बात करेंगे बाबर आजम के रिकॉर्ड के हवाले से। बहुत ही शानदार रिकॉर्ड्स उनके नाम हो रहे हैं। कौमी वनडे टीम को भी वनडे में नंबर 1 बाबर ने ही बनवाया है, और जो उनका अपना रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत डे बाय डे बेहतर हो रहे हैं। 757 दिन तक वो वनडे बैटर्स रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर रहे हैं। तो अब आउट ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है कि बाबर को तो कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए। बीइंग अ कैप्टन और बीइंग अ प्लेयर, अ बैट्समैन, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
मेरे ख्याल में बाबर आजम को वाकई कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए और प्लेयर की परफॉर्मेंस बोलती है। जिस मैच में बाबर चलते हैं, पाकिस्तान टीम आप देखें सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल कर ले जाती है। ये 337 रन वाला जो पिंडी का वनडे था, उसमें भी आप देखें कि बाबर ने 50 रन ऐसे क्रूशल टाइम पे किए कि पाकिस्तान के लिए वो 337 रन, हालांकि फखर जमान ने 180 रन भी बनाए, लेकिन बाबर ने वो जो बीच में एक पार्टनरशिप दी, उससे वो पाकिस्तान का हदफ आसान हो गया। फिर चौथे मैच में बाबर ने जो सेंचुरी बनाई तो पाकिस्तान ने वहां भी 300 रन क्रॉस किए। मसला है कि प्लेयर्स तो बयान दे रहे हैं, पीसीबी के अफसरान भी दिल खोलकर मीडिया पर आ रहे हैं। नजम सेठी साहब जिस तरह मीडिया पे आकर बार बार कप्तानी का जिक्र करते हैं, उसी से बाबर आजम पर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना। हमारा इतना बड़ा एसेट, हमारा इतना बड़ा प्लेयर जिसके बारे में दुनिया बात करती है, लोग आज ये कहने के लिए तैयार हैं कि वो डॉन ब्रैडमैन के हम पल्ला बैट्समैन है, लेकिन हम घर की मुर्गी दाल बराबर, हम बाबर आजम को वो मर्तबा और मकाम देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में अब वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए कप्तान अनाउंस कर दें, इसमें अब कोई इबाम रहे नहीं गया। भट्टी साहब, वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप भी इंतजार कर रहे हैं, एशिया कप का क्या फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है? जिस तरह से जो इंडिया है वो ये कोशिश कर रहा है कि ये इवेंट कैंसिल ही हो जाए, फिर काफी कंट्रोवर्सी भी इस पर क्रिएट हो चुकी है, क्या इसका फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखें नबिया, अभी तक तो इसका फ्यूचर कोई बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। आप लोग चूंकि अपने प्रोग्राम में पॉलिटिकल सेगमेंट भी करते हैं, तो अब से 3-4 दिन पहले जब बिलावल भुट्टो साहब गोवा गए थे इजलास में शिरकत के लिए, तो भारतीय वजीर खारजा ने जिस तरह पाकिस्तान के बारे में जबान इस्तेमाल की, उसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि क्रिकेट तो एक सानवी सी चीज है ना, वो तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखना नहीं चाहते। मेरे ख्याल में अभी जो मुझे इत्तलात मिली है कि पीसीबी को भी अब ये यकीन है कि एशिया कप अगर हुआ तो पाकिस्तान में नहीं होगा, भारत जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब प्लान बी पर काम कर रहा है कि अगर अक्टूबर में एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान भी एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट की प्लानिंग कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जवाबी वार के लिए अच्छा मौका है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए ना जाए। आप देखें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है जय शाह, वो अमित शाह जो इनके बेटे हैं, तो फिर तो जब बीजेपी के लोग भारतीय क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हो तो फिर तो हमें खैर की तवक्को रखनी नहीं चाहिए। बट साहब क्या प्लान भी हैं, कुछ डिस्कस करना चाहेंगे आप? क्या ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है? एक बार फिर से ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर अपने स्टांस से पीछे आएगा तो फिर पाकिस्तान पर प्रेशर आ जाएगा। देखिए, भारत ने असल में पहल की है। भारत ने ये किया कि एशिया कप की जो स्लॉट है उसमें जो बाकी 5 टीमें थी पाकिस्तान के अलावा, उनको मिलाकर भारत चाह रहा है कि एक 5 नेशन टूर्नामेंट करवा ले जिसमें पाकिस्तान शामिल ना हो, भारत को वर्ल्ड कप की तैयारी का मौका मिल जाए। जब ये प्लान पाकिस्तान तक पहुंचा और मीडिया में ये चीजें आई, तो अब पाकिस्तान ने भी इस चीज पर गौर शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान भी एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट करवा ले ताकि उसे वर्ल्ड कप की तैयारी का मौका भी मिले और भारत को भी वो आईना दिखा सके। लेकिन नजम सेठी साहब अब से थोड़ी देर पहले दुबई पहुंचे, उनकी वहां पर आईसीसी के लोगों से मीटिंग है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोगों से मीटिंग है। उनका हाइब्रिड मॉडल जो है वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी मानने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो वर्ल्ड कप का मेजबान है वो भी चाह रहा है कि पाकिस्तान आ जाए लेकिन हम पाकिस्तान ना जाए। मेरा सवाल ये है कि न्यूजीलैंड की टीम एक साल में 2 बार पाकिस्तान होकर चली गई, 2 बार इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान होकर चलेगी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान होकर चलेगी, तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का तो कोई मसला नहीं है। अब भारत ने अगर रस्सी को पीटना है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्रिकेट के जरिए। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब, अब जरा टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। एशिया कप के हवाले से भी, वर्ल्ड कप के हवाले से भी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच में सीरीज जीती है, अपने नाम की है, आपको क्या लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बरकरार रखना चाहिए अगले बड़े इवेंट्स के लिए, या इसमें किसी किस्म की तब्दीली आप देख रहे हैं या होनी चाहिए? देखिए नबिया, अगर अभी अक्टूबर तो दूर है, इस दौरान पाकिस्तान की को बहुत ज्यादा क्रिकेट है नहीं। एक हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है श्रीलंका में, वो भी अभी उसका शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। एक 3 मैच हमने अफगानिस्तान के साथ जुलाई में किसी वक्त खेलने,
वो भी अभी तक उसका भी प्रोग्राम और डेट सामने नहीं आई। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के किसी प्लेयर की इंजरी नहीं होती है तो मेरे ख्याल में यही टीम मेरे हिसाब से बेहतर है। अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो एक आध तब्दीली करके इसी टीम को वर्ल्ड कप के लिए कंटिन्यू करें, लेकिन मेरे ख्याल में टीम से ज्यादा हमें अपने कप्तान को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। कप्तान को तो हम बताएं कि भाई आप ही ने अक्टूबर में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लीड करना है। हमने जो कप्तानी के हवाले से अनसर्टेनिटी मीडिया में पैदा कर दी है उससे भी एक नेगेटिव तासुर जा रहा है। और बाबर आजम भी देखें, वो मीडिया पे आकर ये बात करते नहीं है, लेकिन अंदर से बाबर आजम भी पीसीबी के अफसरान के जो बयानात हैं उससे खुश नजर नहीं आते। ठीक है भट्टी साहब, मिडिल ऑर्डर के वसाइल काफी अभी भी देखने में आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, बाबर हैं, इमाम हैं, फखर हैं, शान मसूद हैं या रिजवान हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं, ये मिडिल ऑर्डर किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकेगा? देखिए मिडिल ऑर्डर में कल हमने देखा सलमान अली आगा ने मुश्किल टाइम पर 50 रन बनाए, हालांकि कल का मैच तो पाकिस्तान हार गया। इफ्तिखार अहमद ने 94 रन किए, हमारे पीछे अब्दुल्ला शफीक बैठे हुए। हमारी इस वक्त पाकिस्तान ए टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है और पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो है वो बांग्लादेश में आज भी वनडे मैच खेल रही है। पाकिस्तान के पास वनडे क्रिकेट में देखें अभी भी मेरे हिसाब से सऊद शकील का एक ऑप्शन मौजूद है। हालांकि वो हमारी टेस्ट टीम के प्लेयर हैं, लेकिन अगर सऊद शकील को वनडे में हम ट्राई कर लें तो बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वनडे क्रिकेट वो 20 ओवर वाली क्रिकेट नहीं है। वनडे क्रिकेट में बाज़ औक़ात आपको इनिंग्स बिल्ड करके लंबी इनिंग्स खेलना पड़ती है। तो सऊद शकील का हम ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। साइम अयूब हमारे पास एक और प्लेयर हैं, साइम अयूब को हम ट्राई कर सकते हैं। अभी हमारी जो ए टीम गई हुई है जिम्बाब्वे, उसमें उमैर बिन यूसुफ, ये भी एक कराची का लड़का है जिसने 250 रन बनाए। मेरे ख्याल में ये हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। अगर टीम मैनेजमेंट कोचेस समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल में एटलीस्ट एक हमें पक्का बैट्समैन रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं खुदा न खास्ता कल वाली सिचुएशन डेवलप हो जाए कि 66 रन पर 4 विकेट गिर जाए, तो हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन दरमियान में होना चाहिए जो इनिंग्स को बिल्ड करे और आखिर तक जाए। ठीक है भट्टी साहब, अभी हम ये देख रहे हैं कि जितना भी टैलेंट सामने आ रहा है पीएसएल से ही आ रहा है या वो ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। आपको लगता है कि जो हमारी ए टीम है, डोमेस्टिक है, अंडर 19 है, वहां से भी कोई हेल्प ली जा रही है? देखिए अभी तक तो अंडर 19 और ए टीम से बहुत ज्यादा हेल्प ली नहीं हमने। हमारे ये जो लड़के हैं, जाहिर है ये हमारा जो सिस्टम है इन सिस्टम से गुजर कर आए। मैं अनवर साहब एक बड़ा आपसे इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूं कि चौथे मैच के बाद जब उसामा मीर मैन ऑफ द मैच बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है मुझे डोमेस्टिक टीम में भी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो हमारे यहाँ उन्होंने क्रेडिट दिया लाहौर कलंदर्स को, उसके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने अपनी क्रिकेट स्किल्स को बेहतर किया। तो हमारे यहाँ इस तरह मेरिट का कत्लेआम होता है कि एक टैलेंटेड प्लेयर जो पाकिस्तान को आज रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो 2 साल से हमारी जो डोमेस्टिक टीम है उसमें उसको जगह नहीं मिल रही थी। तो इस तरह के बेतहाशा प्लेयर हैं जो हमें हो सकता है कि नजर ना आ रहे हो, लेकिन वो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक वायरल वीडियो जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो जानवर हैं उनमें सीखने समझने की सलाहियत मौजूद होती है और वो अक्सर अपने मालिकों के साथ रहने की वजह से उनसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बआसानी सीख जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसी ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई है जहां पर हम देख सकते हैं कि जो मालकिन है वो अपने कुत्ते को पढ़ना जो है वो सिखा रही है, लिखना सिखा रही है। गालिबन शायद ये टीचर है और किताबों जो है वो कुत्ता जो है वो उनकी बातों पर वो मनोवान अमल भी कर रहा है। वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो खातून है वो कुर्सी पर बैठी हुई है, कमांड दे रही है अपने पेट को और उनके हाथ में कुछ कार्ड्स भी मौजूद है और खातून ने उन कार्ड्स पर कुछ हदायत शायद तहरीर की होंगी जो वो दे रही होंगी, जिन्हें देखकर कुत्ता समझना शुरू हो जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर कार्ड्स पर जो लिखा हुआ है उस पर बैठ जाओ लिखा हुआ है तो कुत्ता फौरन से बैठ जाता है, जैसे हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो बहुत
बहुत वैसे ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है जानवरों की, लेकिन अगर इनिशियली कहा जाए कि अगर पेट्स की स्टार्ट कर दी जाए जब वो बहुत छोटे होते हैं उस एज से अगर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाए तो उनके लिए सीखने का जो अमल है वो बड़ा आसान हो जाता है। और हमने देखा है कि जो कुत्ता है वो इंस्ट्रक्शंस बड़ी कमाल से फॉलो करता है, इंटेंशंस बड़ी कमाल की अपने मालिक की वो लेता है। तो इसी तरह हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं का भी है बिल्कुल सिखाना भी एक काम है, बड़े तहम्मुल से सिखाना पड़ता है। और ये कुछ जो जानवर है फॉर एग्जाम्पल जो हम अपने घर में रखते हैं, बिल्ली, कुत्ता, तोता, इनकी जो ट्रेनिंग है जितनी जल्दी अगर स्टार्ट करें तो ये बड़ी अच्छी कमांड फॉलो करते हैं। कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे जिनको फॉलो करना होता होगा कि किस तरह से करना है एक जानवर के साथ, किस तरह से उसकी साइकी को भी आपने पहले समझना है और फिर अपनी बात उस तक पहुंचानी है और उसको समझाना है। अनवर, वैसे आपके पास कोई पेट्स हैं या पेट्स रखने का कभी एक्सपीरियंस हुआ या शौक रहा हो? नहीं, शौक अगर है तो वो फिर वो शेर रखने का है जो कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। शौक ऐसा नहीं। बिल्कुल। चले जी, ये तो थी एक वायरल वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की और सोशल मीडिया पर इसको बड़ा पसंद किया जा रहा है। प्रोग्राम का हमारा टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल मिलेंगे आपसे। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।